हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्वनी गंगवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार डी के करियर क्लासेस में। और क्या हाल चाल है साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक अधिगम, और अधिगम में हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत लगभग जो मेन इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे, आपके स्किनर का था, पावलोव का था, थार्नडाइक जी का था, और ये सारे लगभग हम मेन पढ़ चुके थे। तो आज कुछ छोटे छोटे 1-2 पॉइंट वाले सिद्धांत रह गए थे, तो आज मैं उनको लेके आया हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट भी थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा ये भी करवाए जाएँ, क्योंकि हमने आपको बताया, क्योंकि हम आपके लिए जो कोर्स करा रहे हैं, जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मनोविज्ञान का आपके लिए संपूर्ण कोर्स कराऊंगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो भी साथी हमको देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं, उनका किसी भी प्रकार से जो भी विषय यहाँ पे पढ़ाया जाए उसमें उसका नुकसान हो। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि हम आपके लिए यूट्यूब पर पूरा कोर्स फ्री अवेलेबल कराएंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंगें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पैसा लेकर ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, और उसके बावजूद भी, एक मिनट बोल रही है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए पैसा लेकर क्लास देते हैं और फिर भी वो आपका पूरा क्लास कोर्स नहीं कराते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम आपके लिए फ्री में पूरा कोर्स कराएंगे, तो कोई भी चीज़ आपकी छूट ना जाए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सारे पॉइंट, सारे कंटेंट यहाँ पर दिए जाएं। आप लोग जुड़े हैं, हमसे भरोसा किया है, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। आपका हमारा साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। आपका हम लोग किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। तो साथी आइए आगे चलते हैं। अब तो कुछ जो सिद्धांत रह गए थे, उसमें कुछ सिद्धांत में अब उसमें नाम आता है एक गुथरी महोदय का। एतुबिन रे गुथरी इनका पूरा नाम था। आपने गुथरी सुना होगा। अब पूछ लें गुथरी का पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम था एतुबिन रे गुथरी सॉरी, एतुबिन रे गुथरी। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत का नाम था समीपता का सिद्धांत। तो समीपता के सिद्धांत का मतलब ये था कि हम जो सीखेंगे, जो हमारे समीप होगा या जो सरल होगा, उसको व्यक्ति अच्छे से सीखेगा, ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो वही था समीपता का सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अधिगम के दौरान अधिगमी, यानी जो लर्नर है, जो कुछ सीख रहा है, जो अधिगमी है, अधिगम के दौरान अधिगमी उसी विकल्प का चुनाव करता है जो उसके नज़दीक हो और सरल हो। यानी हम कोई अधिगम कर रहे हैं तो हम तो यही देखेंगे ना कि हमारे पास में क्या है, सरल क्या है। मान लिया हमको ट्यूशन जाना है, कोचिंग कर रहे हैं कोई बच्चा, तो ये देखना है कि हमारे पास में कौन सा इंस्टीट्यूट पढ़ता है और सबसे अच्छी पढ़ाई कौन से इंस्टीट्यूट में है, मतलब सरल भी हो और सस्ता भी हो और नज़दीक भी हो। तो आदमी ऐसे अधिगम करना चाहेगा। वैसे मैंने उदाहरण दिया, मान लिया आपकी जॉब लगी, आपकी नौकरी लगी, आपके लिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपकी अमेरिका में भी जॉब लग रही है और बरेली में भी लग रही है। जैसे हम बरेली रहते हैं, तो बरेली में भी हमारी जॉब लग रही है और अमेरिका में भी लग रही है, और सैलरी दोनों जगह इक्वल है। सैलरी 5,000 ही रुपये मिल रही है। मान लिया सैलरी 5,000 है या 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सैलरी जो है वो सेम है दोनों जगह, अमेरिका में भी सेम है और बरेली में भी सेम है। तो क्या लगता है कि मैं उसी सैलरी पे जो मुझे यहाँ मेरे घर में मिल रही है, उसी सैलरी पे मैं अमेरिका जॉब करने जाऊँगा? शायद नहीं जाऊँगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे सरल अधिगम होगा और जो नज़दीक होगा, आदमी वहाँ पे अधिगम करेगा, वो अधिगम करेगा। तो ये हो गया आपका समीपता का सिद्धांत या समीपता का नियम। किसने दिया था? गुथरी महोदय ने दिया था। अब इन्होंने ही एक बात और कही थी कि इन्होंने जो, जैसे बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें पुरस्कार को महत्व दिया गया, लेकिन गुथरी महोदय ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है। कुछ लोग कहते हैं पुरस्कार से क्या होता है, बच्चा अच्छा सीखता है, अधिगम अच्छे से करता है, लेकिन गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है। क्वेश्चन पूछा गया ये कई बार कि कौन मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है, तो जवाब आप लिखेंगे गुथरी महोदय। गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है। ठीक है। अब अगले हैं इनके बाद डेविस आशुबेल। डेविस आशुबेल कौन है? तो डेविस आशुबेल हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अधिगम के मेन रूप से तो प्रकार पूछे जाते हैं कि डेविस आशुबेल ने क्या बताया, अधिगम के 4 प्रकार बताए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली लाइन देखते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सार्थक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया है? डेविड आशुबेल ने, कि जो अधिगम होता है वो सार्थक होता है। इसका जो सिद्धांत दिया है डेविड आशुबेल ने दिया है, डेविस आशुबेल ने। अब डेविस आशुबेल ने एक सिद्धांत और दिया है, संज्ञानात्मक श्रेणी का सिद्धांत। संज्ञानात्मक श्रेणी का सिद्धांत।
दो सिद्धांत हो गए। और इन्होंने ही एक दिया है शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। तो ये 3 इन्होंने सिद्धांत दिए और इनने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। ये लाइन इनका इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बात, इसको स्टार बना लेना, ये याद रखना जरूर। और इनकी एक लाइन ये याद रखना, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। तो अधिगम इन्होंने 4 प्रकार से बताया कि अधिगम 4 प्रकार से होता है। तो कौन कौन से प्रकार से होता है? एक तो अधिगम होता है रट के, रटंत अधिगम, दूसरा होता है सार्थक अधिगम, तीसरा होता है अपग्रहण अधिगम, चौथा होता है अन्वेषण अधिगम। तो सबसे अच्छा इसमें जो अधिगम माना जाता है वो अन्वेषण अधिगम ही माना जाता है। रटंत अधिगम का मतलब क्या? आपने कोई भी चीज़ रटकर याद कर ली तो वो रटंत अधिगम हो गया, ये एकदम बिल्कुल बेकार बात हो गई। दूसरा है सार्थक अधिगम, आपने जो भी आप अधिगम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे सार्थक है, कहीं ना कहीं पे उपयोगी है, ठीक है थोड़ा। तीसरा है अपग्रहण अधिगम, आपने किसी से कोई चीज़ सीखी या कोई चीज़ पढ़ी तो उसको आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उसको बोलते हैं अपग्रहण अधिगम। और लास्ट उन्होंने बताया अन्वेषण अधिगम, यानी अन्वेषण का मतलब है करके सीखना। कोई चीज़ को आप देखेंगे, सीखेंगे, उसको करेंगे और फिर उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, तो वो होता है करके सीखना। तो लास्ट इन्होंने बताया है अन्वेषण अधिगम। तो सबसे अच्छा अधिगम यही माना जाता है, अन्वेषण अधिगम। तो अधिगम के 4 प्रकार किसने बताए हैं? डेविस आशुबेल महोदय ने बताए। ध्यान रखना कौन कौन से? रटंत, सार्थक, अपग्रहण और अन्वेषण अधिगम। अब इन्होंने एक ये लाइन कही, इनका क्वेश्चन ये आ जाता है कि अधिगम रटंत और किताबी नहीं होता है, बल्कि अधिगमी अपने असली ज़िंदगी से जोड़कर सीखता है। ये बात किसने कही है? डेविस आशुबेल महोदय ने, कि अधिगम रटंत नहीं होता है, किताबी नहीं होता है, बल्कि अधिगमी अपनी असल ज़िंदगी से जोड़कर सीखता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो अधिगम है ना तो वो रटंत होता है, ना तो वो किताबी होता है। सीखना आप ना तो रट के कर सकते हैं, ना किताबों से सीख सकते हैं। जब तक आप उस सीखने को अपनी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करेंगे, खुद की लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो ये बात कही है आशुबेल महोदय ने, ठीक है। ये हमारे 2 लोग हो गए। अब आपको मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया भी था जब हमने अधिगम शुरू किया था, एबिंगहॉस के बारे में। एबिंगहॉस ने क्या किया है? एबिंगहॉस जो थे, इनके बारे में मैंने थोड़ा लिख दिया, अगर आप लोग भूल गए हों तो। एबिंगहॉस जो थे ये जर्मनी के थे, ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। इनको हम लोग अधिगम मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। ये अधिगम मनोविज्ञान का इनको जनक माना जाता है। ध्यान रखना, सवाल पूछ लिया जाएगा कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो वो हैं एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ये मैंने बताया भी था, लिखवाया भी था। और इन्होंने क्या है, टीएलएम को निरर्थक बताया है। जैसे कि गुथरी महोदय ने पुरस्कार को निरर्थक बताया, पुरस्कार कोई महत्व नहीं दिया है। इसी प्रकार से एबिंगहॉस ने शिक्षण अधिगम सामग्री को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अधिगम में निरर्थक बताया है। उन्होंने कहा है कि टीएलएम का कोई महत्व नहीं होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री का कोई महत्व नहीं होता है। इसको इन्होंने निरर्थक बताया, किसने? एबिंगहॉस महोदय ने। मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम वक्र और पठार। तो जो अधिगम वक्र और पठार का जो कॉन्सेप्ट दिया, जो उसकी अवधारणा दी है, वो भी एबिंगहॉस महोदय ने दी है। और एबिंगहॉस महोदय ने क्या कहा है? इन्होंने लास्ट एक बात बताई है कि विस्मृति के अनुप्रयोग का नियम भी इन्होंने ही दिया है। विस्मृति के अनुप्रयोग का नियम भी इन्होंने ही दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने जो सीखा है और अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, आपने कोई भी कौशल सीखा है, आपने कोई भी अधिगम किया है, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका दोबारा अनुकरण नहीं करेंगे, तो आप उसको भूल जाएंगे। यही इनका नियम था, विस्मृति के अनुप्रयोग का नियम, ठीक है। अब हम अगले आ जाते हैं। समझ में आ रहा ना आप लोग को मनोविज्ञान? मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बोर्ड पे ही लिख दूं, समझा दूं। और जो चीज़ें मैं बताता हूं नहीं भी लिखी होती बोर्ड को, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। हमारे कुछ साथी हैं जो नोट्स बना रहे हैं प्रॉपरली, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो सुनते हैं वीडियो प्ले करके छोड़ देते हैं, वो अपना नुकसान उठाएंगे। वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी इनके पास सुविधाएँ नहीं है, अच्छा बोर्ड नहीं है, अच्छी राइटिंग नहीं है, इस चीज़ पर मत जाइए आप। देखिए, शुरुआत हर किसी की शुरू से ही होती है। हम लोग भी शुरुआत किए हैं अभी आपके साथ देने के लिए, तो आप लगे रहिए, लगातार जुड़े रहिए। धीरे धीरे सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी, धीरे धीरे सारे टीचर भी आपके लिए आ जाएंगे। अच्छे अच्छे टीचर हम ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग बेफिक्र होकर बस लगे रहिए। अभी जो सब्जेक्ट हमारे चैनल पे पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, उनसे आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उन सब्जेक्टों में नहीं होने वाली है। अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हुए हैं मनोवैज्ञानिक, कौन? टालमैन। क्वेश्चन आता है कि चिन्ह का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो दिया है
टालमैन महोदय ने दिया है। तो उन्होंने उसमें क्या कहा है कि जो हमारा अधिगम जो होता है ये शब्दों से नहीं चिन्हों से होता है। यानी जो भी हमको सीखते हैं वो शब्दों से नहीं चिन्हों से सीखते हैं। जैसे मान लिया गणित पढ़ते हैं तो उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भागा ये निशान होते हैं ना, तो इनसे ही हम तो सीखते हैं। और इन्होंने प्रयोग किए हैं चूहों पर। टालमैन ने किस पे प्रयोग किए हैं? चूहों पे। जैसे मान लिया अगर हम चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मान लिया नींबू है या आम है, तो उसने कह दिया बेचने वाले ने कि ये लो नींबू ले लो, और उसने आम थमा दिया आपको पता ही नहीं इसका चिन्ह क्या है। आपने मान लिया कोई चीज़ देखी नहीं, तो आपको मान लिया नींबू चाहिए और उसने आपको नींबू थमा दिया, और उसने बोल दिया लीजिए आम को नींबू बोल दिया, नींबू को आम बोल दिया। तो क्या होगा, जब तक आपको चिन्ह नहीं पता होगा तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो आम, ये जैसे मैंने चिन्ह बनाया आम का और मैंने बोल दिया ये लो नींबू, ये मैंने चिन्ह बनाया नींबू का, बोल दिया लो आम, तो गड़बड़ हो गया ना। तो हमको चिन्ह भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए। तो शब्दों से नहीं हम सीखते हैं, हम सीखते हैं चिन्हों से। आम की आकृति ये है, नींबू की नहीं है, ये आम, नींबू की आकृति आम की नहीं है। तो यानी कि हम चिन्हों से सीखते हैं। ये बात किसने कही थी? टालमैन महोदय ने। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो टालमैन महोदय ने दिया था। ठीक है, अब अगले आते हैं अल्बर्ट बंडूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका भी सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा था? अनुकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। मेन इनका था अनुकरण का सिद्धांत। यही इनका मान लिया पासवर्ड है, ज़्यादातर सब यही चीज़ें अनुकरण रहेगी इनके सिद्धांत में। इनका एक कोटेशन भी आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा का कि इन्होंने कहा था कि ना सीखना भी सीखना है। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि ना सीखना भी सीखना, लेकिन सही बात है। ना सीखना भी सीखना का मतलब ये है, मान लिया किसी व्यक्ति के अंदर कोई बुरी आदत है तो आप अपने अंदर वो बुरी आदत ला के ही थोड़ा ना सीखेंगे कि यार ये एक बुरी आदत है। उसको देख के अनुकरण करेंगे कि इसका इसमें नुकसान हो रहा है, तो हम वो काम क्यों करेंगे। सपोज अगर कोई शराबी है, शराब पी रहा है, वो शराब बहुत ज़्यादा पीता है, अब शराब पीते पीते वो नाले में लुढ़क गया, अब वहीं पड़ा है, अब उसको तो स्वर्ग का अनुभव हो रहा है उस नाले में। तो आप कोई स्वर्ग का अनुभव लेना चाहेंगे उसको देखकर? आप कहेंगे यार शराब पीने से उसको इतना नशा हो गया इसलिए नाले में गिर गया, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो ना सीखना भी सीखना है, ये किसने कहा था? आपके बंडूरा महोदय ने। ठीक है, ना सीखना भी सीखना है। कोटेशन आएगा कि किसने कहा ना सीखना भी सीखना है, तो कहा है अल्बर्ट बंडूरा जी ने। उदाहरण क्या है? शराबी का नाली में गिरना। तो उसको देख के हम नाली में गिरेंगे थोड़ी ना, उसको सीख लेंगे यार शराब पीने से नाली में गिरेगा ये। अब अगला इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, इनके सिद्धांतों के नाम देख लेते हैं क्या क्या हैं। इनका सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। कि समान से जो हम सीखते हैं, समान से जो अनुभव करते हैं, ये भी समान से तो अनुभव कर रहे हैं। समान को देखकर जो हम अनुभव करते हैं, समान से जो हम सीखते हैं, समान से जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उस अधिगम का सिद्धांत उन्होंने दिया है बंडूरा महोदय ने, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा उन्होंने दिया अनुकरण या धारण का अधिगम सिद्धांत। किसी को देख के अनुकरण करके या उसकी बातों को धारण करके अनुकरण या धारण का अधिगम दिया। अभी मैंने एग्जाम्पल में बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर इन्होंने कहा अवलोकनात्मक, प्रेरणात्मक या निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, और अगला इन्होंने दिया आदर्श आधारित अधिगम सिद्धांत। अब इन चारों सिद्धांतों को मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कैसे करके। आदर्श, सपोज दैट एग्जाम्पल देखिए, आदर्श, अवलोकनात्मक, धारणा, अनुकरण या सबलीकरण या निर्बलीकरण। समझिए, अब बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लिया आदर्श, हम किसी को भी मान लेते हैं, अपना किसी महान पुरुष को ही मानेंगे। मान लिया आप आदर्श अपना सचिन तेंदुलकर जी को मानते हैं, भाई क्रिकेट के भगवान उनको कहा जाता है ना। तो सचिन तेंदुलकर को आपने अपना आदर्श मान लिया। कुछ लोग अपना आदर्श आसाराम बापू को मानते थे, आप जानते हैं कितने महान हुए हैं वो। कुछ लोग अपना आदर्श राम रहीम को मानते थे। ठीक है, कुछ लोग अपना आदर्श नरेंद्र मोदी को मानते थे या मानते हैं। तो ये आदर्श हो गए। भाई हमने आदर्श मान लिया सचिन तेंदुलकर को मान लिया कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, हमको क्रिकेट खेलना, मान लिया हमको क्रिकेट का शौक है, तो हमको अपना कोई ना कोई आइडियल तो मानना पड़ेगा। मान लिया हम क्रिकेट खेलते तो हमने क्रिकेट में अपना आइडियल सचिन जी को मान लिया, या हम राजनीति में जाना चाहते हैं तो राजनीति में हमने अपना आइडियल नरेंद्र मोदी जी को मान लिया। कोई भैया अध्यात्म वाला व्यक्ति, तो उन्होंने इनको आइडियल माना होगा अपना। अब वो इतने आइडियल हो गए कि दुनिया जान रही उनको। तो ये हो गए आदर्श लोग। अब बात करते हैं अवलोकन का। तो इनका हम लोग अवलोकन कैसे करेंगे? अवलोकन इनका कैसे करेंगे? भाई सोशल मीडिया पे देखते हैं इन लोगों को, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इन लोग को देखते हैं, हम वगैरह टीवी वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे। प्रिंट मीडिया पे इन लोग को देखते हैं हम, अखबार वगैरह आते हैं जो है ना, मैगजीन वगैरह में लोग आते हैं, इनके फ़ोटो आते हैं, इनके कोटेशन आते हैं, इनके लेख आते हैं, इनके शोध आते हैं, या मतलब इनकी इंटरव्यूज़ आते हैं, बायोडाटा आते हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं मैगजीन वगैरह में।
और हम इन लोग को भाषण में सुनते हैं, भाषण देखते हैं इनके, या इन बाबाओं के हम प्रवचन वगैरह देखते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इनका अवलोकन करते हैं। इनसे हम मिल तो ना पाते हैं सबसे पर्सनली, कभी कभी मिल भी लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनका अवलोकन करते हैं। अब क्या करना है, इनका धारण या अनुकरण कैसे करेंगे हम। मान लें सचिन खेलता कैसे है, तो उस पर हम देखेंगे कि सचिन ग्राउंड पर कैसे खेलता है। सचिन की तरह हम लोग ग्राउंड पे खेलने की कोशिश करेंगे, तो वही तो अनुकरण होगा कि सचिन मान लिया किस तरह से बैटिंग करता है, किस तरह से 6 मारता है, किस तरह से 4 मारता है। तो सचिन की हम उस तरह से खेलते हुए उसको देखेंगे, उसका अनुकरण करेंगे या उसको धारण करेंगे। और इसी तरह से जैसे इन गुरुओं की शिक्षा जो है उसका हम लोग अनुसरण करेंगे, या हमारे नरेंद्र मोदी जी की कोई बात हो उसका हम अनुकरण या अनुसरण करेंगे। तो कैसे करेंगे, धारण करेंगे या अनुकरण करेंगे उनको देखकर, अपने आदर्शों को। अब क्या है, लास्ट बात आती है सबलीकरण या निर्बलीकरण। सबलीकरण क्या होता है, अब इन लोगों से हमने कोई चीज़ सीखी या कोई चीज़ जानी, अगर वो चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है, हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तभी हम उस चीज़ को जारी रखेंगे, आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो वो हो जाता है सबलीकरण। और अगर वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, अगले हमारे फ्यूचर में किसी काम के लिए नहीं है, या उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्यों जारी रखेंगे, उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे, वहीं पे हम गायब कर देंगे। तो वो हो जाता है निर्बलीकरण। मान लिया आसाराम और राम रहीम के पहले बहुत सारे अनुयायी थे, अब उन्होंने ऐसे ऐसे कांड कर दिए, तो अब उनके अनुयायी लोग क्यों रहेंगे। तो उन्होंने लोगों को वहीं से निर्बलीकरण लोगों ने उनका कर दिया, यानी उनकी जो शिक्षा थी उसको गायब कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसका अनुसरण करना बंद कर दिया। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी, आप लोग को ये चारों बातें समझ में आई होंगी। अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत थे उनके नाम क्लियर हो गए होंगे, और मैंने उदाहरण सहित बता दिया आपको। अब आ जाता है वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ ने कुछ बातें कही थी। वुडवर्थ ने क्या कहा था, प्रश्नावली विधि एक आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो जो प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं वो वुडवर्थ माने गए हैं। प्रश्नावली विधि के जनक कौन हैं, वुडवर्थ हैं। और इन्होंने स्मृति के 4 अंग बताए हैं, ध्यान रखना, स्मृति के 4 अंग। स्मृति का मतलब जो हम लोग कुछ याद करते हैं, स्मृति के 4 अंग बताए इन्होंने। क्या क्या बताए हैं, पहला अंग इन्होंने बताया अधिगम, कोई भी चीज़ हम उसको लर्निंग करना है उसको अधिगम कर रहे हैं। दूसरा बताया उसको धारण करना। तीसरा बताया पुनर्स्मरण, उसका पुनः स्मरण करना। चौथा पहचान करना। स्मृति के 4 अंग बताएं वुडवर्थ महोदय ने। क्या क्या बताएं, सबसे पहले अधिगम करना, कोई चीज़ हमको सीख रहे हैं। दूसरा उसको धारण करना। और तीसरा उसको पुनर्स्मरण करना, कि हमने जो याद किया, जो भी धारण किया, उसको दोबारा याद करना है, रिवाइज करना, पुनर्स्मरण करना। चौथा उसका पहचान करना, कि क्या हमको याद है क्या नहीं है, क्या क्या हमने सीखा था, तो उसको पहचान करना। यानी स्मृति के 4 अंग बताए हैं किसने, वुडवर्थ महोदय ने। और वुडवर्थ ने एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को बोलते हैं SOR सिद्धांत, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स सिद्धांत या थ्योरी। तो S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म, R फॉर रिस्पॉन्स। यानी कि S से अनुक्रिया उद्दीपक, O से आपका प्राणी हो गया ऑर्गेनिज्म, और R से हो गया रिस्पॉन्स से अनुक्रिया या पानी पीना। मान लिया आपको प्यास लगी है, तो उद्दीपक क्या होगा आपका, पानी होगा। और प्राणी क्या है, जिसको लगी है प्यास, और रिस्पॉन्स क्या है, तो वो क्या करेगा, अनुक्रिया, पानी पिएगा। ठीक है, तो SOR सिद्धांत दिया था वुडवर्थ में। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि उद्दीपक से अनुक्रिया का होना जरूरी नहीं है, उद्दीपक से अनुक्रिया का होना जरूरी नहीं है यदि प्राणी की इच्छा ना हो। सपोज दैट हमारे सामने पानी रखा है और हमको प्यास ही ना लगी है, प्यास लगी ही नहीं है, तो हम पानी भैया क्यों पिएंगे। यानी कि उद्दीपक से अनुक्रिया का होना जरूरी नहीं है यदि प्राणी की इच्छा नहीं है, और अगर हमको प्यास लगी है तो हम पानी पी लेंगे। तो ये बात कही थी वुडवर्थ महोदय ने, यानी इन्होंने SOR सिद्धांत दिया था, याद रखना। तो आपको साथियों समझ में आए होंगे जो मैंने आज अधिगम कुछ सिद्धांत बताए हैं। और मोस्टली हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये हो चुके हैं, और 1-2 सिद्धांत अभी रह गए हैं, छोटे मोटे 1-2 लोग रह गए हैं मनोवैज्ञानिक, तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं हैं, और 1-2 रह गए हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा 4 से 10-20 मिनट की, तो उसमें आपका लगभग अधिगम का पूरा टॉपिक जो है वो समाप्ति की ओर है। अब आप लोग बताइए कि इसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे मनोविज्ञान में। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपके लिए इससे अगले अधिगम से रिलेटेड टॉपिक होता है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन, वो लेकर आऊँ, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी अवसाद में गिरे हुए हैं, तो हम सबके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरनली मोटिवेशन होना चाहिए हर व्यक्ति को। तो अभी हम एक शायद वीडियो और बनानी पड़ेगी आपके लिए अधिगम की, और फिर उसके बाद हम लोग मोटिवेशन लेके आएंगे। तो गाइस लगे रहिए, पढ़ते रहिए कंटिन्यू,
और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भेजें। जो भी साथी हमारे गरीब साथी कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाके पढ़ पा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि वहाँ पे अश्विनी सर हैं, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। आपके लिए पूरा कोर्स लगभग फ्री में कराएंगे। और इस बात की मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं जो मनोविज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप जो भी परीक्षाएं देंगे, चाहे टेट दें, चाहे सीटेट दें, चाहे सुपर टेट दें, चाहे रीट दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक साबित होने वाला है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं या रहते हैं, मेरे से कनेक्ट हैं, जो वो लोगों ने मनोविज्ञान में बहुत अच्छा स्कोर किया है। यहाँ तक कि अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया था जनवरी में जो हुआ था, उसमें मेरे बहुत सारे बच्चे 29, 28, हालांकि 30 में 30 तक 2-4 बच्चे लेके आए हैं मनोविज्ञान के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग लगे रहिए, कनेक्ट रहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।